ओके, ये वायर का तो इशू नहीं है। ये कट भी रहा है थोड़ा सा। अब ठीक है। मैं वापस आ जाऊंगा, पहले मुझे लिख लेने दो। अगर कोई दोबारा लिख दिया है तो इसे मत करना कोई शब्द। ये एग्जाम्पल नहीं है, ये टेस्ट है। ठीक है, कल जो नियम पढ़ाया गया उसका टेस्ट है ये। करिए देख इनको सोल्व। यहाँ ये लिख लो एक बार, ये सबने लिख लिया क्या? हाँ लिख लीजिए एक बार। हाँ जिन्होंने लिख लिया वो स्टार्ट करें सोल्व करना, तब तक समय का उपयोग करें। नेक्स्ट जो लिख रहे हैं उनको लिखने दें अभी थोड़ी देर, फिर मैं आगे इसको बढ़ाता हूँ। एक और लिख लो, चलो याद आ गया। श्रीमद् भागवत, यहाँ लिखा है। लिख लिया सभी ने ये? चलिए इससे आगे वाले लिख लीजिए।
लिख लिया सभी ने ये? चलिए कर लीजिए इनको सॉल्व फटाफट। आज फर्स्ट डे। हाँ करिए, सरल करिए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया, सही है, शाबाश। शाबाश। शाबाश, बहुत बढ़िया, अच्छा प्रयास। नाइन्टी % सही किया है, 10% गलती हुई है, कहाँ हुई है वो देखना जब मैं पढ़ाऊँ। और किसने सरल कर लिया है, दिखाएं। शाबाश, अच्छा प्रयास है,
बहुत बढ़िया। इसको पढ़ो, क्या लिखा है। शाबाश। अच्छा, बढ़िया से दिखाएं, कॉपी दिखाएं। पीछे नहीं आया। हो गया कंप्लीट। कंप्लीट है, सरल करो अब मैं। ये मास्टर टेस्ट है, ये इसको जिसने सरल कर लिया है बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने कॉपियां देखी है घूमते हुए बहुत सारों की, कुछ माइनर मिस्टेक है, बस वही हमें सिलेक्शन से दूर ले जाएगी, इसलिए वो गलतियां नहीं दोहरान करनी है परीक्षा में। ठीक है, चलिए मैं आंसर देख, अब पूरे दिमाग इधर ही रखना। रुके, किसके बाकी रह गया। चलो देखो, अब मैं सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, तब तक आप सरल कर ही लेना जिनके बाकी रह गया। सबसे पहला शब्द क्या हमारा, चिदानंद। ये आगे भी आएगा शब्द, एग्जाम में पूछा हुआ शब्द है। चिदानंद जो लिखा हुआ है इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसमें हमें लिखना है चित्त और इधर लिखना है आनंद, और उत्तर की जांच भी कर लेते हम। ठीक है, त बदलेगा द में और आ की मात्रा लग गई थी, चित्त धन आनंद। किस किसने लिखा है, सही है, शाबाश। हाँ, ट्यूबलाइट लेट चमकती है, हाँ बल्ब फटाक से चमकता है। दिक प्लस अंत, और ये बनेगा दिग दिगंत, दिग दिगंत। किस किसने लिखा है, काला। ये किस किसने लिखा है, गलत। देखिए, इसका उत्तर बहुत सारों ने गलत लिखा है, कॉपी देखिए, कुछ एक है अपवाद स्वरूप जिन्होंने अच्छा लिखा है, और कुछ ने तैयारी अच्छी कर रखी है, उन्होंने सही आंसर लिखा। देखिए, इसका उत्तर आपने, अब पूरा दिमाग यहां लगाइए, क्योंकि गलती की है, कहां गलती हुई समझना जरूरी है। परीक्षा में हमें खूब गलती करने का मौका मिलेगा, लेकिन हमें गलतियां नहीं करनी है वहां। गलतियां जितनी भी करनी है यही करनी है, परीक्षा में तो 100% स्कोरिंग लानी है, ये हमारा पार्ट। मैंने आपको एक बात कही थी, जब किसी शब्द के 3 टुकड़े मिले तो किधर से किधर चलना है, पहले तो लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट चलेंगे। अब नियमानुसार देखो, क तो क तो बदलेगा ग में, इन दोनों की संधि करेंगे तो ये बनेगा दिगंत। क्या बनेगा, ये सभी को समझ में आ गया। और ये ग पूरा क्यों, क्योंकि यहां कौन है, स्वर। बात समझ में आ गई। चलिए, अब आ रहा हमारे आगे वाला शब्द कौन था, दिक, और इधर आगे सॉरी, इधर कौन आ रहा है, दिगंत।
तो इधर तो ऑलरेडी संधि हो चुकी है, तो यहां तो कोई चेंजेस की संभावना ही नहीं है। क किस में बदलेगा? ग में। ये आएगा, ये आधा ग आएगा, क्योंकि ग किस में बदलता था? आधे ग में। तो ये दिगंत इस तरीके से बनेगा। किस किसने लिखा? गलत। हाँ, बस आप जो सीखना वो बता रहा हूं मैं, वो गलती क्या हुई है वो बता रहा हूं। हाँ, सवाल कर लो। ये क्या है दिग दिगंत का? दिग दिगंत। देखिए थोड़ा इसको सीरियसली लीजिए। गलती आपने ऐसा लिखा होगा, आप सोच रहे होंगे कि सही हो, परंतु सही क्यों नहीं हो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। और वो बड़ा कारण क्या है इसको देखिए। मैं कुछ वर्ण लिख रहा हूं, च प न ल। ये जितने भी खड़ी पाई वाले वर्ण होते हैं ये सब खड़ी पाई वाले, ये सब खड़ी पाई वाले। इनमें छोटी ई की मात्रा जब इनका आधा रूप होता है तो उनके आगे लगती है। आधा रूप, आधा रूप, आधा रूप, इस तरीके से मात्रा लगती है। ये जो ग भी खड़ी पाई का होता है तो इसके आधा ई की मात्रा किधर लगती है? आगे लगेगी। लेकिन जो कर्व वाले होते हैं बाके टेढ़े, उनमें मात्रा छोटी ई की बाद में लगती है, जैसे शुद्धि। तो ये द पूरा मतलब हलंत लगा और अब यहां लगेगा ए की मात्रा। वहां आप मात्रा कैसी लगाओगे? उस वर्ण के बाद, मतलब उस वर्ण के बाद ही लगा रहे। लेकिन ये खड़ी पाई का नहीं है, इसलिए ऐसा है। ये खड़ी पाई का वर्ण है। अब आपको नहीं समझ में आया तो मैंने एक उदाहरण भी दिया, उससे से आप सबक नहीं लिए, उससे सीखे नहीं। वो शब्द क्या था वो देखो, ये वाला। अगर इसको जिसने सरल किया तो उसका दिमाग क्लिक करना चाहिए था। ये होता है दिग्विजय। बहुत सारों ने ऐसा लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि दिग्विजय हमारे सामने किसी का नाम आता है कई बार, तो इस शब्द से हम परिचित हो चुके हैं भली भांति। ये किस किस ने लिखा दिग्विजय? सही है, ऐसा लिखा। तो फिर आपने वहां वो गलती क्यों की? गलती की ना। तो ये हम सीख नहीं रहे, ग किधर जा रही, मात्रा किधर। हाँ, दिग धन विजय से क्या बना? दिग्विजय। कोई बात नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? दिग दिगंत। इसे आप लॉक कर दो, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो। दिग दिगंत इस तरीके से बनेगा, दिग दिगंत। अगला क्या लिखा है? जयद्रथ। ये आएगा जयत और इधर आ जाएगा रथ। किसी किसी ने अर्थ भी लिख दिया पर वो गलत है, थोड़ा दिमाग लगाओ। त बदलेगा द में और ये र यहां लग गया। जय प्लस जयत प्लस रथ का मतलब है जीता है जिसने रथों को, उसको जयद्रथ कहा जाता है। और महाभारत का एक पात्र भी है जयद्रथ, याद है आपको? ठीक है, चलिए। तो जयत प्लस रथ करना है। अगला, ये तो बाकी के कोई ज्यादा कठिन नहीं है, वो की तो बाकी सभी सबने सही किया है। और ये बनेगा विद्युत ध्वज। कल पढ़ा के गया हूं, कोई ऐसा बेंडा है जिसने इसको भी गलत कर दिया है? विद्युत ध्वज लिखा सभी ने? बिल्कुल सही लिखा। कोई होगा मुझे पता, कोई न कोई तो। विद्युत चालक, ये बनेगा विद्युत चालक। किस किस ने लिखा है? हाथ खड़ा करें। बस दो जनों ने लिखा। हाँ, गलत। अब गलत क्यों? देखो पेपर को समझो। ये च अघोष है। मेरी काहे गलती है? टेस्ट मैंने लिया, गलती काहे की इसमें? ये तो आपको ध्यान रखना है। अपनी गाड़ी जा रही है बनना, अरे आपकी गलती नहीं है, आपको सोचना है। अरे विद्युत, मैंने जान, ऐसे एक नहीं है, दो तीन उदाहरण मिलेंगे अभी। विद्युत प्लस ध्वज, ये जानबूझ के दिया मैंने। देखो इधर ये द लिख दिया, तो हम फटाक से यहाँ क्या लिख रहे हैं? द लिख रहे हैं। थोड़ा दिमाग लगा ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि अपने तो विद्युत प्लस ध्वज, विद्युत ध्वज सर ने कल लिखा था, बस विद्युत जहां आए द ठोकना है, बस हम यही सीखे। अभी हम क्लियर समझे नहीं। ये च अघोष है, इसलिए इसकी संधि ये नहीं होगी। और जिसने ये लिखा है उसने गलत लिखा, पहली बात। तो
तो फिर इसका सही आंसर क्या है जानने के लिए देखें अगला एपिसोड, अभी प्रसारित होगा थोड़ी देर बाद, उस पर बात करेंगे, लेकिन ये उत्तर नहीं। ठीक है, अगला देखें जगदीश का, तो ये आएगा जगत धन ईश। जगत धन ईश क्या बनेगा जगदीश? किस किसने लिखा है? शाबाश। इसको भी किसी ने गलत किया है? नहीं करना है। जगदीश जी को गलत कर दिया तो फिर भगवान विष्णु भी मदद नहीं करने वाले। हाँ, अगला देखो क्या रहा है, वाघ विलास। वाघ विलास ये आएगा वाघ विलास। किस किसने लिखा है ऐसा वाघ विलास? गलत। क्यों? मात्रा किधर आएगी? आगे। तो ये होगा नहीं उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा इस तरीके से। अब आप सीख गए वाघ विलास, इस तरीके से। आई बात चमचे में? अगला देखो विद्युत प्लस शक्ति, और ये बनेगा विद्युत शक्ति। तो यहां द लिखना, हमें ये लिखना है विद्युत, और इधर आ जाएगा शक्ति। बस इतना ही तो करना था, इसमें द ही तो लगाना है। किस किसने लिखा? हाथ खड़ा करें। गलत। अरे श अघोष है। आपको क्या लग रहा है पेपर ये पढ़ा क्या? गलती की है। मैंने जब क्लास ली तो क्या कहा था? सारा खेल घोष और अघोष का ही है, इसलिए ध्यान रखना। क्या कह रहे? परीक्षा में ये वहां मैं थोड़ी आऊंगा, वहां तो आपको ही दिमाग लगाना है। तो ये कुछ तो गड़बड़ है, दया तोड़ दरवाजा, ऐसे सरल प्रश्न दे दूंगा क्या? हाँ, जानबूझ के दिया मैंने, मुझे पता गलती करोगे। तो फिर इसका सही आंसर क्या है जानने के लिए देखें अगला एपिसोड, अभी प्रसारित होगा। यह उत्तर नहीं है, अभी सिखाऊंगा आपको, मैं यही सिखा रहा हूं आपको। इस विद्युत को कम से कम 6 बार पढ़ाऊंगा। कितनी बार? हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना। अगला देखो ये ग है, ग को किसे बदलना है? कहने। ये आ जाएगा सम्यक, और इधर आ जाएगा दर्शन। ये किस किसने लिखा है? सही है। अरे भाई जी हो रो, कल से एक तो ठीक हुआ। अगला सतधन उपदेश सदो उपदेश। सदो उपदेश ये किस किसने लिखा है? गलत। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना, ये शब्द शुद्धि में पूछेंगे, ये शब्द शुद्धि में पूछेंगे। ये ऑनलाइन वालों तुम ये मत सोचना कि मैंने गलत लिख दिया है, ये मैंने गलत नहीं लिखा है, ये इसके प्रभाव में आकर बच्चों ने ऐसा लिख दिया है और मैं उनके उत्तर को चेक करना चाह रहा हूं, इसलिए लिखा है ये। तो आप ये मत सोच लेना कहीं सर ने ऐसा कैसे पढ़ा दिया, मैंने ऐसा नहीं पढ़ाया है। ठीक है, इसको तो आप हटा ही दो। ठीक है, हाँ ये भी मैं काट रहा हूं। ठीक है, हाँ तो सतधन उपदेश वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, शब्द शुद्धि में आता है, इसमें कुछ नहीं करना है। ये सदुपदेश, अब देखिए इस द को बदलेंगे त में और ऊ की मात्राएं लगी। सदुपदेश का अर्थ होता है अच्छे अच्छे उपदेश। ये किस किसने लिखा? सदुपदेश, सही है, शाबाश। प्राग धन वैदिक, और ये बनेगा प्राग वैदिक। उत्तर की जांच करना नहीं आया तुम लोगों को, अरे ये ग को सीधा क में बदलना था, बस बदल दिया। प्राग धन वैदिक क्या बन गया? प्राग वैदिक। किस किसने लिखा है? सही है, बिल्कुल। अगला देखिए, ये बनेगा प्राग कथन। ये किस किसने लिखा? गलत। अरे क अघोष है। फंसा के पेपर दिया है आपको, क्या लगा? ये देखो जानबूझ के दिया, थोड़ा दिमाग लगाओ, पेपर की शैली को समझो, व्यंजन संधि तक आ गए हो। अरे प्राग धन वैदिक, मुझे पता है क को ग में बदलोगे, तुरंत क को ग को लिखा है बहुत सारे ने। अरे झूठ का है बोलो, लिखा है। अगला, और ये आएगा प्राग गलन। प्राग गलन को प्राग गलन किया होगा, गलत। ये ध्यान रखना, इसकी संधि नहीं होती, यह अघोष है। ठीक है, तो यही तो सीखना हमें कि कौन शब्द संधि हो रहा है और कौन सा नहीं हो रहा, कौन सा घोष आ रहा है, कौन सा अघोष आ रहा है। परीक्षा में यही गलती करेंगे, इस संधि में सिर्फ पेपर सेटर आपको घोष और अघोष के अलावा कहीं नहीं उलझा सकता, और वो चीज हमें क्लियर करनी है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ये होगा, क्योंकि ये अघोष है तो मैं सही आंसर ही लिख रहा हूं, और इसको ऐसे ही लिखना आप।
अपनी कॉपी में ऐसे ही लिखना, ये संधि नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, क आधा है, क आधा है, ध्वनि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, ये सिर्फ आपको चेक करने के लिए लिखा मैंने। और ये कलन, प्राक कलन। ठीक है, अब इन दोनों का मीनिंग जरूर समझ लेना, बस ये आपके लिए काम की बात है। प्राक कथन कहते हैं जब भी कोई किताब छपती है उसके आगे फर्स्ट में प्रस्तावना, भूमिका, प्रीफेस लिखा जाता है। ये किताब में क्यों लिख रहा हूं, किस लिए लिखा रहा हूं, मतलब किस कारण लिख रहा हूं। वो जो लेखक होता है, जो लिखता है, उसे प्राक्कथन कहा जाता है। ठीक है, और प्राक्कलन का अर्थ होता है गणना करना, कैलकुलेशन करना। ये कोई इतना बड़ा कहीं शब्द पूछा नहीं जाता वैसे। ठीक है, अगला देखिए, षड्भिज्ञ। ये बनेगा षटधन विज्ञ, षटधन विज्ञ। ये किस किसने लिखा? षटधन विज्ञ, गलत। थोड़ा दिमाग लगाएं। देखिए, अगर मैं ट को ड में बदलूंगा तो मुझे यहां स्वर चाहिए, स्वर चाहिए, इसलिए यहां आना चाहिए अ। तो षटधन अभिज्ञ। अभिज्ञ का मीनिंग होता है जानकार, जो 6 बातों को जानता हो, 6 बातों का जानकार हो, उसे कहते हैं षटभिज्ञ। आरपीएससी में आया हुआ है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगाओ। षटधन अभिज्ञ लिखना है। 2-4 जनों की कॉपी देखी मैंने, षटधन अभिज्ञ किया और मुझे बहुत अच्छा लगा, उसने बहुत सही संधि विच्छेद किया। षटधन अभिज्ञ आएगा, षटधन विज्ञ नहीं करना। प्रागैतिहासिक, और ये बनेगा प्राक धन ऐतिहासिक, प्राक धन ऐतिहासिक, प्राक धन ऐतिहासिक। इस तरीके से किस किस से लिखा प्राक धन ऐतिहासिक? ऐसे ऐतिहासिक किससे लिखा है? उसका ही सही है, ये गलत है। ये जिसने ऐतिहासिक लिखा ना उसका गलत है, और जिसने सिर्फ एक लिखा ऊपर उसके सही है। एक किस किसने लिखा है? सही है, टेंशन में है। हाँ, अगला देखो क्या लिखा है, श्रीमद् भागवत। इस द को बदलेंगे त में, और ये बनेगा श्रीमद् भागवत। ये किस किसने लिखा? ओ शाबाश, ये तो सही है। अब तो रेडी हो गए आप। ठीक है, चलो अगला क्या आ रहा हमारा? चिद्रूप। देखिए, ये आएगा चित्त, और पहले समझ लो ये र और र में उ, और ये आ गया चिद्रूप। अब ये बना कैसे? देखिए कितना भयानक शब्द है। त बदलेगा द में, ये र लगेगा यहां पे, ये लग रहा है, और ये ऊ की मात्रा कहां लग रही है? यहां पर। चिद्रूप, उसके रूप जैसा, चित्त धन रूप। ठीक है ना। अगला देखो महदाकाश, तो यहां आ जाएगा महत। महत का अर्थ होता है बहुत बड़ा, विशाल, और इधर आ जाएगा आकाश। ये किस किसने लिखा? महत धन आकाश, महदाकाश। शाबाश, बहुत बढ़िया, अच्छा किया आपने, एक सही लिखा। षट धन अंग, षडांग। क्या बनेगा? षडांग। ये किस किसने लिखा है? गलत लिखा। हाँ, अरे इधर कौन है? तो फिर आ का है इधर। हाँ, और ये आ जाएगा षडंग। क्या आएगा? षडंग। किस किसने लिखा है? साहब, 6 अंगों के बारे में बात कही जाए उसको षडंग कहा जाता है, 6 अंग। अगला आजादी, ये है अच और आदि, और दी की मात्रा छोटी। ये किस किसने लिखा है? शाबाश, बहुत बढ़िया। अगला षडक्षर, ये आ जाएगा षट, और इधर आ जाएगा अक्षर। 6 अक्षरों के बारे में, जैसे पंचाक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय, 24 अक्षरों का मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। तो 6 अक्षर का कोई मिश्रण होगा, उसे हम क्या कहेंगे? षडक्षर। और विद्युत प्लस चंचला, विद्युत चंचला नहीं होगा, क्योंकि च अघोष है। हाँ, तो जानने के लिए देखें अगला एपिसोड। ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, जिसने भी द लिखा है उन सब का गलत है। हाँ, नहीं है, इसका गलत नहीं है, मुझे पता है, क्योंकि पढ़ी हुई है, उसको पता है टेस्ट कैसे आता है। सर नहीं है, मैंने कॉपी चेक किया है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल पढ़े, बहुत सही है। ये है सुप, और ये
उसके अलावा उसका भी गलत नहीं है, वो मेरा पुराना स्टूडेंट है। अघोष को बिल्कुल लिखा है इसने बकायदा, अघोष अघोष अघोष, गलत गलत। देख लो इसकी कॉपी, ओ बताओ अपनी कॉपी दिखाओ, ये देखो। अरे नागिन की आंखें मेरी, एक ही बार में सब पता पड़ जाता है किसकी कॉपी में क्या लिखा है। हाँ, शुभ दिन अंत क्या बनेगा सुबह। क्लियर है? जानने के लिए अगला एपिसोड, अब इस पर बात करेंगे। अब कॉपी बंद कर लो, अब आपको लिखना नहीं है। पहले कहानी सुना दो। हाँ रामलाल की, मेरे पुराने स्टूडेंट तो जानते ही है रामलाल के बारे में, ठीक है। हाँ अच्छा देखिए, पढ़ाई के साथ कभी मैं कोई बात भी करता हूं तो वो आपके अच्छे के लिए कहता हूं। अगर मैं डांटता भी हूं, कुछ भी कहता हूं, मुझे कोई आपको नौकरी लगने के बाद आप वो पैसा आप काम में लोगे, मुझे देने वाले नहीं हो, ठीक है ना। ये समय की नजाकत को समझें, समय बड़ा कीमती है, अमूल्य है। हम यहाँ पैसे दे करके ज्ञान लेने के लिए आए हैं, और अगर हम उस चीज को सही समझ नहीं रहे, देखिए आपके सामने जो व्यक्ति खड़ा है कुछ आपसे ज्यादा जानता होगा तभी यहाँ खड़ा है, ये बात तो आप मान रहे हो ना। मैं ही नहीं, जो भी यहाँ पढ़ाने आता है वो आपसे कुछ ज्यादा ही जानते हैं, वो अपनी जिंदगी के अनुभव आपसे शेयर करते हैं। इसका मतलब ये उनको पता है कि परीक्षार्थी कहाँ गलती करता है। और कई सालों से मैं देख रहा हूं कि संधि से प्रश्न आ भी रहे हैं और लड़के गलती कर रहे हैं। तो हमें, जब मैं ये कह रहा हूं कि हम ये गलती कर रहे हैं, तो हमें उस चीज को समझना है। क्या अघोष और घोष, मैंने पहले ही कहा था व्यंजन संधि में सारा खेल है घोष और अघोष का। अब मैं आगे भी टेस्ट लूंगा, तब आपको ध्यान रखना है क्या ये घोष है कि घोष है। बात समझ में आ गई ना? तो ये चीजें आपको मैं कह रहा हूं, मैं आपको सजग कह रहा हूं। और मैंने कल जब मैंने कहा था ना मैं आपका टेस्ट लूंगा, आप गलती करोगे, और गलती की। ये बात मैं दीर्घ संधि से कह रहा हूं, पर दिल है कि मानता नहीं कि हम गलती नहीं करेंगे, पर फिर भी गलती हो रही है, तो कहीं ना कहीं हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं पे भी गलती अगर हो रही है, इसका मतलब हम उस चीज को सीरियसली नहीं ले रहे। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, आप इकलौते नहीं हो कंपटीशन में, आपसे भी बहुत जिन्होंने पहले तैयारी कर चुके हैं, कुछ माइनर नंबर से जो रह चुके, वो भी आपके साथ कंपटीशन में है। उनको पछाड़ना है, उनको पीछे धक्का दे करके, उनके कंधे पे पांव रख करके अगर आगे जाना है, तो हमको उनसे कुछ बेहतर करना पड़ेगा, तभी हम आगे निकल पाएंगे। बाकी उनका तो दोहरान हो रहा है, ये पढ़ाई जो कर रहे हैं वापस अगर पढ़ रहे हैं तो उनको तो बिल्कुल मजबूत हो रहा पक्ष। एक भी पिलर अगर कमजोर हुआ तो मकान ढह जाता है, अपन भी जानते हैं। इसलिए अपना जो भी, और मेरी क्लास के अंदर जो मैं पढ़ाता हूं उस पर पूरा ध्यान दो, एक एक शब्द पर, कि इस शब्द का मीनिंग क्या है। बस वही है जो टीचर पढ़ाए, उसके शब्दों पर जिसने ध्यान दे दिया और वो अगर हमने समय उनके साथ गुजार दिया, तो आप कोई रिवीजन करने की भी, मेरी सब्जेक्ट में मैं कहता हूं रिवीजन करने की भी आवश्यकता नहीं। मैं उतना ही पढ़ाता हूं जितना उसके दिमाग में आता है, उतना ही लेकर के चलता हूं। अभी देखिए, ये आपको पता है, ये पूरा एक संधि का नियम था, लेकिन मैंने कितने उदाहरण पढ़ा। इतने उदाहरणों को आप कई परीक्षाओं को में देखोगे तो कोई न कोई ऐसा शब्द होगा जो कंपटीशन में आया हुआ है, और मैंने उन सब का निचोड़ यहां ला करके पटक दिया कि ये सारे होंगे। और जो उदाहरण कल पढ़ा है, बस ये, इससे बाहर कोई उदाहरण नहीं जाएगा। किसी भी आप कंपटीशन का पेपर उठा के देख लेना, यही उदाहरण मिलने वाले, घूम फिर करके वहीं आने वाला। लेकिन गलती कहां करता बालक? गलती करता है घोष और अघोष को, वो हम नहीं समझ रहे हैं। आपको पता है, देखिए इसका आपने संधि विच्छेद सही कर दिया, इसका संधि विच्छेद सही कर दिया, क्यों किया? क्यों? क्योंकि हमने एक ही चीज समझी है कि ग को क में बदल देना। लेकिन गलती की संभावना वहां होगी जहां हमें टुकड़े में मिलेगा, और वहां हम गलती करेंगे। इसलिए सबक लेवे, छोटी छोटी बातों को अपना कमजोर पक्ष है उसे मजबूत बनाने को, यानी कि आपदाओं को अवसर में बदले। बस मैं एक बात ये कह रहा हूं। चलिए अब हम बात करते हैं, रामलाल की बात कर रहा था, ठीक है। क्योंकि मैंने कहा था व्यंजन संधि के मैं 3 नियम पढ़ाऊंगा, उसमें से मैंने पहले नियम पर आपको बहुत अच्छी तरीके से बात कर ली है। अब बचे हमारे मेजर 2 नियम, उन पर भी मैं बात करूंगा, लेकिन वो बड़े नियम है। तो इस दरमियान में कभी कभी छोटे छोटे नियम, समय को देखते हुए छोटे नियम पढ़ाऊंगा, और जिस दिन कहूंगा ये व्यंजन संधि का सबसे महत्वपूर्ण दूसरा नियम है, तब मैं उस पर भी बात करूंगा।
ठीक है, तो बात कर रहा था मैं रामलाल की। तो मैं इसलिए कभी कभी बातें इसलिए कर लेता हूँ, आप लोगों को थोड़ा ऐसा क्या है कि ये संधि के नियम थोड़े टफ है, ये वाले व्यंजन संधि के, तो कहीं बोझिल सा नहीं हो जाए। मुझे अच्छी तरीके से याद आ रहा है, एक बार मई जून के दिनों में एक विद्यालय का दौरा करने गए थे हम, मतलब विद्यालय को चेक करने के लिए। तो मई जून, हाँ मई जून में 15 मई तक तो विद्यालय चलते हैं। वो कौन कह रहा है ये मई में कौन जा, जून में स्कूल होते नहीं होते सर, और 21 जून को स्कूल खुल जाते हैं, योग दिवस होता है, ठीक है ना। तो आप ये भ्रम में मत रहना कि वो किसी जमाने में चलते थे, अभी तो मई में स्कूल चलते हैं, 15 मई तक चलते हैं और 21 जून से वापस स्टार्ट हो जाते हैं। तो 22, 23, 24, 25, 26 जून को तो विद्यालय खुले हुए मिलेंगे आपको, ठीक है ना। नई शिक्षण व्यवस्था में अब शायद जुलाई से खुल जाए तो अलग बात है, बाकी तो हमेशा से अभी यही चल रहा है पैटर्न। तो विद्यालय का दौरा करने गए थे और लगभग मई के आरंभ का ही दिन होगा, अप्रैल और मई के बीच का ही। और एक विद्यालय प्राइमरी विद्यालय था, 5वीं तक का स्कूल था, ठीक है। वहां गए, एक रामलाल बेचारा, ठीक है ना। और विद्यालय में दो ही तीन प्राइमरी विद्यालय में 2-3 कमरे होते, ज्यादा कमरे नहीं होते। तो कॉरिडोर था छोटा सा, और जैसे ही मैं वहां से गुजरा तो अंदर नहीं गए हम कमरे में। प्राइमरी में क्या देखने जाए, बड़ी क्लास 11, 12 तो हो तो पता भी पड़े, कुछ पढ़ा रहे होंगे देखे। वहां तो छोटी कक्षाओं में तो सामान्यतः सभी शिक्षक पढ़ाते भी है, पूरे साल भर में अ आ से लगा करके ग तक के वर्णमाला तो सिखानी होती पहली दूसरी में, तो उनको ज्यादा टास्क नहीं होता, ज्यादा काम नहीं होता है, बस्ते से दूर ही रखा जाता है। तो एक सर पढ़ा रहे थे और एक लड़का पीछे, वो रामलाल, वो बैठा हुआ था। और मैं जैसे गया और वो खिड़की में मैंने एक हल्का सा क्षणिक एक नजारा देखा, और वो क्या कर रहा था, फिर मैंने एकाएक वापस कदम पीछे लिए। मैंने कहा क्या पता क्या कर रहा है, मच्छर मार रहा है या क्या कर रहा है। तो फिर वो ऐसे कर रहा। मैंने कहा ये कोई गुजराती तो नहीं है, कोई गरबा रबा तो नहीं खेल रहा है। तो फिर क्लास में गया और उसको बुलाया, इधर आ। बोले क्या नाम है, आया, बोले रामलाल। क्या कहा उसने, रामलाल। तो क्या कर रहा था ये, अब वो उधर उनके सर की तरफ देखता है, फिर उस छोरे की तरफ भी देखता है, फिर मेरी तरफ भी देखता है, फिर बोल, मैंने कहा डर मत, ये सर भी कुछ नहीं करेंगे, वो भी कुछ नहीं करेगा, मैं हूं, मैं इन सब का अधिकारी हूं, मैं कहूंगा तुझे, बताऊं। हाँ, तो मैंने कहा तू क्या कर रहा था कि सर ये श्यामलाल है ना, बमरी मराता है, उस बेल्ट की बात कर रहा हूं। तो मेरे बात कुछ समझ में नहीं आई, क्या ये बमरी मराता है, ये क्या होता है। तो तुरंत गया, 1 मिनट से रुको, और वो गया, ये ऐसे ले करके आया और फिर बोले ये सर। ने कहा ये क्या है, अब मैं आपको बता रहा हूं। आपने आंख देखा, आंकड़ा, उसके एक डोडा लगता है व्हाइट, उसके अंदर वो रुई जैसे फुए निकलते, वो कहीं खिड़की से अंदर आ गए थे, उस कमरे के अंदर आ गए थे। बाल मनोविज्ञान बता रहा हूं, बच्चों का मन कैसा होता है, वो अंदर आ गया था। सर पढ़ा रहे हैं, बच्चों का कोई मतलब नहीं है, और वो बच्चे उस रुई के फुए को पकड़ रहे थे, सोरा मारी दर। बस बच्चों को पढ़ने से कोई मतलब नहीं। अब समझ में आया ना आपको, वो रामलाल ऐसा था। हाँ, मैंने बस कुछ नहीं, मैंने कहा ये है जीवन का असली आनंद। मतलब टीचर कौन पढ़ा रहे हैं, कौन अधिकारी है, किसी से कोई लेना देना नहीं है, कोई बोझ मन में लेकर, इसलिए जब भी पढ़ो दिमाग में कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। उस बच्चे से मुझे सीख मिली कि जिंदगी में कोई भी बड़ा अधिकारी क्यों भी आ जाए, डरना किसी के बाप से भी नहीं। अपना अगर स्वाभाविक काम आप कर रहे हो और अपने काम में ईमानदार हो, तो आपका कोई भी कुछ नहीं कर सकता। बढ़िया काम करो, मेहनत से काम करो, तो आप जहां पे भी हो, क्योंकि डरना क्यों, क्योंकि अपन जो काम कर रहे हैं वो अपने हिस्से का और अपने कार्य का हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं, फिर कोई अपने ऊपर कोई उंगली उठा ही नहीं सकता। इसलिए अब जैसे आप पढ़ रहे हो और आपकी पढ़ ही नहीं रहे हो ना, आपकी गलती हो रही है, तो आप पर प्रश्न चिन्ह होगा। लेकिन आप पढ़ रहे हो और फिर अगर गलती हो रही है, तो हो सकता है कहीं हम गलत पढ़ा रहे हो सकता है हम में कुछ कमी हो, तो इसलिए प्रश्न चिन्ह पहले हम पर उठेगा। लेकिन हम तो इतनी मेहनत करने के बावजूद भी अगर
वो जो रेस्पॉन्स हमें नहीं मिल रहा, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी किस पर आती है? आप लोगों पर आती है। खैर, उस पर भी अपन बात करेंगे। अब आप कॉपी बंद कर लीजिए, आपको लिखना नहीं है। अब हम, हाँ, रामलाल तो बहुत आएगा अभी आगे भी आपको खूब। हाँ ठीक है, चलिए। व्यंजन संधि का जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण नियम है, वो मैं नियम आज नहीं पढ़ाऊंगा, वो नियम पढ़ाऊंगा कल, क्योंकि वो बड़ा लेंथी नियम है, तो उस पर थोड़ी बात करेंगे। अब जो नियम पढ़ा रहा हूं वो बहुत छोटा नियम है, लेकिन बहुत काम का नियम है। ठीक है, देखिए, आप लोगों को शायद मैंने सेकंड बैच में, मैंने, मुझे पता नहीं है थर्ड या सेकंड बैच में मैंने शब्द लिखवाए आपको। कठिन शब्द फर्स्ट में आता हूं तो मैं 10-12 शब्द लिखवाता हूँ, 11। हाँ, तो नहीं लिखवा है, कोई बात नहीं। बाकी हर बैच में आपका ही बैच शायद अधूरा रह गया, अछूता रह गया उस चीज से। बाकी मेरी हर पहली क्लास या दूसरी क्लास में मैं हर बच्चे का टेस्ट लेता हूं, 11 शब्द देता हूं कि वो लिखता कैसा है, उन शब्दों पर मैं बात करता हूं, और वो नियम यहां पर आता है। खैर, उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं। अभी तक हम बात कर रहे थे कि व्यंजन के बाद व्यंजन आ रहा है या स्वर या व्यंजन आ रहा है, तो इसमें परिवर्तन हो रहा है। अब जो बात है, अब जो नियम है वो ये है, ना तो लेफ्ट हैंड साइड वाला बदल रहा है, ना राइट हैंड साइड वाला बदल रहा है, एक तीसरा आकर के ध्वनि में परिवर्तन कर रहा है। अब आप सोचिए ये कैसी बात हो गई, मतलब दोनों में से कोई परिवर्तित नहीं हो रहा है, तीसरा उसके अंदर आ रहा है और ऑटोमेटिक ही ध्वनि में परिवर्तन हो रहा है। तो इसका मतलब उसको हमने क्या नाम दिया? उसको दिया व्यंजन आगम। उसको क्या नाम दिया है? व्यंजन आगम। यानी व्यंजन आ और मुझे गम दे जा, मेरी जिंदगी में खूब खुशी है। हाँ, व्यंजन आगम संधि। व्यंजन आगम का मतलब व्यंजन के आने से ध्वनि में परिवर्तन होगा। और कौन कौन से व्यंजन आते हैं उस पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है च आगम। च आगम, ठीक है। नंबर 2 स आगम, और नंबर 3 श का आगम। सबसे सरल है, कहीं याद करने की जरूरत ही नहीं है। ये बता रहा हूं, लेकिन ये परीक्षा में आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि इसके पीछे 3 ऐसे नियम है जहां आपको पेपर सेटर यहां पर फंसा सकता है। ये ऐसी ध्वनि है जो संधि में कम से कम 3 जगह पर अलग अलग नियमों में आती है, इसलिए मैं पहले सरल से पढ़ा रहा हूं, वो कठिन नियम पर आया नहीं। च आगम, इस च आगम के लिए क्या कहा गया नियम में कि जब जब स्वर के बाद कोई छ ध्वनि का शब्द है, छ ध्वनि का मतलब होता है छ से बनने वाला कोई भी शब्द जो छ से आरंभ होता है, यानी छ की वर्णमाला वाला छ ध्वनि। कौन सी ध्वनि है? छ ध्वनि। स्वर के बाद छ ध्वनि से कोई भी शब्द अगर आ जाता है तो ऑटोमेटिक ये च जो है वो यहां आ जाएगा। ये हमारी जबान की प्रकृति है, ये जीवा ऑटोमेटिक ही उसको बोलेगी। चलिए हम बात करें, जैसे देखिए यह है स्व और ये है छंद, और ये बन जाएगा स्वच्छंद। क्या स्व बदला? नहीं। क्या छंद शब्द बदला? नहीं। फिर भी च ध्वनि आ गई बीच में, स्वच्छंद, ध्वनि में परिवर्तन हो गया। बस ये है संधि। इसी प्रकार हम बात करें, यह है वी और इधर आ गया छेद, और क्या बनेगा? विच्छेद। आप देखिए ये वी की ध्वनि, ये भी जैसा वैसा, छेद शब्द जैसा है वैसा का वैसा, लेकिन ध्वनि में क्या हो गया? परिवर्तन। क्या च आया कि नहीं आया? आ गया ना बीच में, इस वजह से ध्वनि में परिवर्तन हो रहा है। तो विधन छेद, विच्छेद, स्वधन छंद, स्वच्छंद। इसी प्रकार से देखिए यह है अनु और इधर आ गया छेद। बताओ क्या बनेगा? अनुच्छेद। इसी प्रकार ये तरु और इधर आ गया छाया, और ये शब्द शुद्धि में आएगा, ध्यान रखना, और ये बनेगा तरुच्छाया। तरुच्छाया का मतलब होता है पेड़ की छाया। तरु का अर्थ क्या होता है? पेड़, तरु की छाया। ओके, चलिए इसी प्रकार से देखें, ये है प्रति और इधर आ रहा है छवि, और ये बनेगा प्रतिच्छवि। प्रतिच्छवि का अर्थ होता है परछाई। प्रतिच्छवि का मतलब क्या होता है? परछाई, जिसको ऐसा भी कहा जाता है प्रतिधन छाया, और क्या बनेगा? प्रतिच्छाया। इस तरीके से बनता है प्रतिधन छाया, सॉरी, प्रतिच्छाया। प्रतिच्छाया।
आप सभी शब्दों को देखना, एक भी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड वाला नहीं बदला, लेकिन कौन आ रहा है, च आ रहा है, ऑटोमेटिकली ध्वनि में परिवर्तन हो रहा है। तो प्रतिछाया का मतलब भी परिछाई होता है, प्रतिछवि का भी मतलब परिछाई, तरु छाया मतलब पेड़ की छाया। चलिए इससे आगे और कुछ और ले लेते, ठीक है। जैसे एक और शब्द है, यह है अंग, और इधर आ रहा है छेद, और ये बनेगा अंगच्छेद। क्या अर्थ है इसका, अंग का छेदन करना, जैसे कान, नाक, बहुत सारे लोग है ना इधर, यहाँ 1 2 3, 1 माला 2 माला 3 माला 2 3 लगा लेते हैं यहाँ पे, कोई यहाँ आंख पे भी लगा लेता, कोई यहाँ दोनों तरफ छेदनकारी करता। अंग का छेदन करना क्या कहलाता है, अंगच्छेद। ओके, अगला देखिए, यह है रद, और ये शब्द है छद, और ये बनेगा रदच्छद, रदच्छद। ये आप लोगों के लिए नया है। कौन कौन इस शब्द को जानता है, हाथ खड़ा करें। देखिए बहुत अच्छा शब्द है, लेकिन हमें पता नहीं है। देखिए रद का अर्थ होता है दांत, टिथ, और छद का अर्थ होता है काटना, दांतों के द्वारा काटा जाना। अपने यहाँ कहते हैं बटको भर दी दो, डासो भर दी दो, काट खायो, ऐसे बोलते ना। बटको, बटको कटे कटे कहां का बोलते हैं, बटको, बिलोड़ा। और काट खायो कहीं नहीं आपके उधर, हाँ। और अपने इधर कहते हैं मेवाड़ वागड़ में डासू भर दी दो, डूंगरपुर बांसवाड़ा में उधर जैसे बोलते हैं। तो रदच्छद, अब आप सोचिए सर ये बटको भर रहा है तो समझ में आ जाता है, सर ये रदच्छद कर रहा है, पता ही नहीं पड़ रहा है क्या हो रहा है, रदच्छद। बात समझ रही है, तो भाषा का लालित्य यही तो है, रदच्छद। अब इसको ये रद नहीं समझ में आया तो देखो इधर, ये है रद, और ये आ रहा है पुट, ठीक है ना, और ये शब्द बना है रदपुट। मैं रद शब्द पे ले जा रहा हूं। रद का मीनिंग दांत, पुट का मतलब ढक्कन, दांतों का ढक्कन, होठ। रदपुट किसका पर्यायवाची है, थोड़ा सा दिमाग लगावे। रद का मतलब दांत, पुट का मतलब ढक्कन, तो एक शब्द दूसरे शब्द से जुड़ा रहता है, तो हमको पता रहे कहां से कैसे संधि से बहुत सी चीजें हमें सीखने मिल रही है। तो रद प्लस छद से क्या बना, रदच्छद। रदच्छद का मतलब क्या होता है, काटा जाना, ठीक है। यह है प्र, और इधर आ रहा है छन्न, और क्या बनेगा, प्रछन्न। प्रछन्न का अर्थ होता है गुप्त, जिसे छुपाया गया हो उसे कहते हैं। विद्यारूपी धन को छुपाया नहीं जा सकता, जितना खर्च करोगे उतना बढ़ता है, प्रछन्न ये शब्द का मीनिंग है। इसी प्रकार से देखिए, यह है आ, और इधर आ रहा है छादित, और क्या बनेगा, आच्छादित। आच्छादित का अर्थ होता है ढका हुआ, आच्छादित का मतलब क्या होता है, ढका हुआ। लेकिन देखिए अब ये शब्द तो ये यहां पर, लेकिन इस शब्द का प्रयोग कहां मिलेगा, यहां पर, मेघाच्छादित, मेघ से ढका हुआ। वनाच्छादित, सर्वाधिक वनाच्छादित जिला कौन सा है, उदयपुर, वन से ढका हुआ। तो मेघाच्छिद का संधि विच्छेद करोगे तो दीर्घ संधि, मेघ धन आच्छादित। लेकिन आच्छादित का संधि विच्छेद करोगे तो आधन आच्छादित। बात समझ में आ गई, इसमें दो संधि है, ये दीर्घ संधि, यहां व्यंजन संधि। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो आच्छादित का मतलब होता है ढका हुआ। खैर समय हो गया है क्या, देख लेते हैं। ओके चलिए, बस बाकी दो को हम कल पढ़ेंगे, अभी खाली इतना ही लिखना, व्यंजन आगम संधि, और ये लिख लीजिए स्वर के बाद छ। हाँ जी बताएं, क्या समस्या आ रही है, बताओ जल्दी से, क्या प्रॉब्लम है भाई। कल्चर वाले सर अभी क्लास नहीं ले रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम में क्या, मैं तो अपने विषय से संबंधित बात कर रही है, अलग अलग बात नहीं। शब्द संधि प्रश्न पूछो तो विषय से संबंधित, क्या कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। हाँ भैया, ये इसने सवाल सही किया, कौन है ये, कौन है सर, ओमवीर जी आप कह रहे हो सर आगम हमेशा आधा ही आता है। बिल्कुल आगम आधा ही आएगा, बिल्कुल हलंत वाला आधा ही आएगा। देखो ये आधा है, यहां पर भी आधा है,
यहाँ पर भी आधा है, यानी स्वर रहित। ये देखिए आधा, ये हलंत जहां लगा रहता है वो आधा होता है, हलंत जहां लगता है वो आधा होता है। ठीक है। स्वच्छंद, मैं स्वच्छंद हूं, मुझ पर कोई दबाव नहीं है, मेरी मर्जी हो तो कल आऊं नहीं भी आऊं, है ना। तो स्वाभाविक, इसमें संधि बता दी। अरे भाई स्वाभाविक में प्रत्यय बेटा, स्वभाव में एक प्रत्यय लगने से बनता है। राहुल चौधरी जी प्रत्यय पढ़ाऊंगा अभी, बहुत कुछ सीखना है। ठीक है। समाज में एक लगता है तो सामाजिक बनता है, प्रथम में एक लगता है तो प्राथमिक बनता है, मध्यम में एक लगता है तो माध्यमिक बनता है। वैसे ही स्वभाव में एक लगने से स्वाभाविक बनता है, जैसे व्यवहार में एक लगता है तो व्यावहारिक बनता है। ठीक है। उस पर हम बात करेंगे, एक प्रत्यय से बनता है ये प्रत्यय का कंसेप्ट अलग है, उसमें तुम बहुत बातें करेंगे हम। ठीक है ना। प्रत्यय से संबंधित स्वाभाविक में कोई संधि नहीं है, ये ध्यान रखना। स्वभाव में इक लगने से स्वाभाविक बनना है, नोट कर लेना इसको। बहुत अच्छा प्रश्न दिया राहुल चौधरी आपने, शाबाश सर। रामायण तीनों संधि कैसे है? अरे भाई अभिषेक जी कितनी बार बताएंगे, बता दिया इसको। मेरे पुराने वीडियो देखो आप, रामायण का दीर्घ संधि पढ़ो, उसमें बता रखा है। रामे प्लस अयन, अरे इसमें अयादि भी संधि है। रामाय, आय की ध्वनि आ रही है ना, रामाय, इसलिए वो अयादि में भी गिन लेते हैं। आपको अभिषेक जी ये तीनों नहीं याद रखनी है, आपको तो दो ही याद रखनी है, एक तो दीर्घ और एक व्यंजन, बस। बाकी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। राम प्लस अयन, रामायण। सर मैंने लेट लिया है, इसलिए प्लीज बताएं कि रिकॉर्डिंग क्लास एक टीचर की एक साथ होनी चाहिए। ये मैम मुझे पता नहीं है सलोनी जी, आप क्या सवाल कर रहे हो। आप तो मेरे जो रिकॉर्डेड वीडियो है वो देख लेना, और हिंदी की क्लास जो चल रही है उससे संबंधित बात, बाकी का मुझे पता नहीं। और मैं किसी से कोई ज्यादा भी नहीं हूं कि मुझे किसकी क्लास में क्या हो रहा है। अपनी क्लास पढ़ाई, उसके बाद सब बातें भूल जाता हूं मैं। ठीक है। मेरे विषय से संबंधित, मेरी सब्जेक्ट से संबंधित बाकी आपके टोल फ्री नंबर होंगे, है ना, जो भी है इंस्टीट्यूट वालों का काम है ये, वो बता सकते हैं मेरी विषय से संबंधित। ओके कंप्लीट। बाकी हम बात करेंगे अपनी अगली क्लास। नेक्स्ट ले ले। तरुच छाया का मतलब क्या होता है? पेड़ की छाया। प्रच्छन्न का मतलब गुप्त, छुपाया हुआ।